चलिए, लोकेशन एक्सटेंशन हो गया था राज्य का, मतलब इंडिया का पूरा हो गया था ना, कुछ बचा हुआ था? कहीं डाउट उसमें कहीं पर किसी को भी? लिख लिए थे ना? नहीं, मतलब भारत का क्षेत्रफल हो गया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया था। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ का पहले देखेंगे उसमें, फिर एक साथ आपको मैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग कॉपी बना रहे हैं आप लोग, बना लीजिए अगर बना रहे हैं तो। ठीक है, या तो हाँ कर लो, एक और ले लो, फिर एक तरफ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। या तो आधे से कर लो, आधे से वो कर लो, फिर आप कॉपी चेंज कर लेना, या तो एक नया बनाना है तो बना ही लो। पीछे से मतलब सूरज एक और कॉपी नहीं लाया है? हाँ तो उसमें कर लो, नया नया कर ले, मेरे ख्याल से नया कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्यों अक्षय नहीं लाया कॉपी? वहाँ से एक तो ले लो। ठीक है, ले लो, अभी घर में है उसको यूज़ करना, उसका जो पेमेंट है कर देना। ठीक है अरे वैसे हो, जाओ उसको ले लो, एक कॉपी ले लो ना। देखो जो भी नहीं लाता कॉपी ले सकता है, पेमेंट दे देना है क्योंकि अलग रहेगा ज़्यादा। ठीक है, भले कि मैं पढ़ा एक साथ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाते हुए दोनों टॉपिक को अलग अलग बना लोगे तो होगा, थोड़ा सा चीज़ें व्यवस्थित लगेंगी आपको। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, और साथ में चलेंगे उसकी अवस्थिति और विस्तार को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ का नक्शा पता है सभी को? आपको नहीं पता? अरे क्या नक्शा पता है? तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, जिला विला पता है, नक्शा बना के उसमें जिला बना लोगे। चलो अभी देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, एक एक करके सीखेंगे अच्छे से ना। तो देखो, जैसे कि हम लोग ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ को आपने पढ़ा है, तो अगर हम लोग भौगोलिक परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को अगर देखते हैं हम लोग तो भारत के हिसाब से पहले थोड़ा सा समझते हैं भूगोल के रूप में, है ना, और विश्व के हिसाब से तो पता ही है, हम लोग अवस्थिति विस्तार में समझ ही भी लेंगे। ठीक है, तो अगर भारत के हिसाब से छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कहीं यहाँ पर आता है। ठीक है, यहीं यहाँ कर कहीं पर छत्तीसगढ़ हमारा आता है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो भौगोलिक रूप से भारत में अगर देखोगे तो भारत के मध्य पूर्व किस हिस्से में आता है? मध्य पूर्व। पूरे पूर्व में भी नहीं आता वो, और पूरा मध्य में भी नहीं आता, तो ये मध्य पूर्व में इसकी अवस्थिति। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ कहाँ पर आता है? मध्य पूर्व में। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व हिस्से में अवस्थित है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ को अगर प्रॉपरली यहाँ से देखा जाए तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अभी वाले डायग्राम को समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अगर मध्य प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इधर पूरा महाराष्ट्र फैला हुआ है। इधर आपका आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद देखोगे तो ये इस हिस्से में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर अगर देखेंगे तो आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर आता है झारखंड, और झारखंड के ऊपर यहाँ देखेंगे तो क्या आता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के मध्य पूर्व में आता है, और मध्य पूर्व में भी देखेंगे तो इतने राज्यों से वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो किस किस राज्य से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन राज्यों से वो घिरा हुआ है। अगर भारत की तरह अगर इसकी बात करें तो देखो, भारत भी एक प्राचीन भूमि से बना हुआ है, और ये भी एक प्राचीन भूमि से बना हुआ है। उसको हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, पर अभी यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ कि जब पृथ्वी की संरचना प्रारंभ हुई, ठीक है, जब पूरे के पूरे पृथ्वी की संरचना प्रारंभ हुई और पृथ्वी बनकर ख़त्म हुआ, ठीक है, इस तरीके से, और जब इसमें क्या बन गए? परपट्टी बन गए। ठीक है,
तो उस टाइम पे पूरे पृथ्वी में सारे का सारा लैंड एक साथ इससे नीचे अवस्थित था, ऐसे पूरी भूमि होती थी और पूरे साथ में जल था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक समय के साथ इस भूमि का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। ये जमीन जो है वो 2 टुकड़ों में अलग हो गई। कैसे हुई, क्या हुई, वो अभी भूगोल पढ़ेंगे भारत का, तो विश्व का, वहाँ पर पूरा समझाऊंगा। अभी वो समझना है कि बेसिक चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्या हुई, 2 टुकड़ों में इस तरीके से विभाजित हो गई। ठीक है, तो 2 भूमियों का यहाँ पर निर्माण हुआ। उत्तर में जो भूमि बनी उसको बोला गया गोंडवाना भूमि। इसको क्या बोला गया, गोंडवाना भूमि, गोंडवाना। ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया ना। ऊपर में जो भूमि बनी इसको बोला गया अंगारा भूमि, अंगारा भूमि। ठीक है, और नीचे के क्षेत्र में जो भूमि बनी उसको बोलते हैं गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इन भूमियों का भी आपस में विभाजन हुआ। कैसे होता है विभाजन, ये सब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस सुनते चलेंगे। तो ये भूमि भी क्या हुई, छोटे छोटे भूमियों में विभाजित हो गई। ठीक है, और विभाजित होने के बाद दूर दूर चले गए, और उसी से आज जो वर्तमान नक्शा विश्व का दिखता है वैसा दिखता है। ठीक है, पर ये पहले सारे लैंड एक थे, फिर ये टूट कर अलग अलग गए हैं, और जैसे अभी वहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो सारी भूमि क्या होगी, विभाजित होकर अलग अलग दूर चले गई और अपने अपने जगह में अवस्थित हो गई। इसी में से एक भूमि, अगर हम लोग दक्षिण की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर ये सबसे कोने वाला कहलाता था दक्षिण अमेरिका। उसी के बगल की भूमि बनी अफ्रीका। ठीक है, इसी अफ्रीका के साथ यहीं पर लगा हुआ था भारत। क्या लगा था, भारतीय प्लेट बोलते हैं इसको, या भारत बोलते हैं, भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट यहीं पर था, और यहीं पर क्या था, भारत। तो भारत को भी अगर देखोगे तो भारत किस भूमि का हिस्सा है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है, उससे बाहर तो नहीं है कि नहीं मैं थोड़ा सा अंगारा में हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भी उसी का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ क्या है, भारत के मध्य पूर्व में अवस्थित है। दूसरी बात अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ क्या है, प्राचीनतम या प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब कैसी बनी है गोंडवाना भूमि, क्या हुआ, ये सब हम लोग पूरा भूगोल में देखेंगे बाद में। अभी छत्तीसगढ़ में हमको एकदम बेसिक लेवल पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आ रहा है। हाँ, तो देखो पहले 2 चीज़ को याद रखना है कि पहला बात तो क्या है, मध्य पूर्व, दूसरा प्राचीनतम गोंडवाना भूमि की हिस्से का। ठीक है, तीसरा चीज़ छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो एकदम बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिखते चलता हूँ ना क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो पहला बात क्या है, छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व में अवस्थित है। और इधर बोर्ड में फोकस करो पहले, है ना, लिखने लिखने में ज़्यादा नहीं, ऐसा समझो फिर लिखना। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के अगर आकृति की बात करें कि वो दिखने में कैसा है, ठीक है ना, तो उसकी आकृति, तो छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग आकृति देखेंगे तो वो कैसा है, समुद्री घोड़े के जैसा। ठीक है, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, समुद्री घोड़ा अलग होता है, हिप्पोकैम्पस अलग होता है। ठीक है, हिप्पोपोटामस जो होता है वो एक अलग है, ये होता है हिप्पोकैम्पस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैसा है, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़े के समान है इसका आकार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोपोटामस अलग होता है, दरियाई घोड़ा बोलते हैं उसको। ठीक है, ये समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस की तरह है। और हिप्पोकैम्पस को अगर देखोगे तो दिखता कैसा है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसा कुछ दिखता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और अगर इसी के साथ साथ देखोगे, हिप्पोकैम्पस के साथ साथ छत्तीसगढ़ का आकार देखने की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ का नक्शा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा राज्य जो है अगर आकृति की बात करें तो किसके जैसा दिखता है, ठीक है, इस हिप्पोकैम्पस की तरह दिखता है। तो ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न भी है कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आकृति के अनुसार से देखेंगे तो ये समुद्री घोड़े के समान दिखता है। थोड़ा सा इसके और
परिचय में चलते हैं। देखो एक तो क्या होता है, आपको ऐतिहासिक रूप से तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ कितना में कौन कौन से राजा ने शासन किया, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, वो सब आप इतिहास से पढ़ोगे। भूगोल में हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की एक वृहद भूगोल है और एक क्या है, विविध भूगोल है। और भौगोलिक रूप से ये क्या है, एक आपका बहुत सारी चीज़ों को समायोजित करके रखा है, ठीक है। तो भूगोल के कई पहलुओं को यहाँ पर हम लोग नज़र डालते हैं, ठीक है। भूगोल का सिलेबस तो आपको मैंने बताया ही है, ठीक है। तो अगर भौगोलिक रूप से हम लोग देखेंगे इसको छत्तीसगढ़ को, तो प्रकृति या प्राकृतिक रूप से सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके कि यहाँ पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विभाजन किया जाता है, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा। तो अगर छत्तीसगढ़ को भूगोल में देखें और भूगोल में इसका भौगोलिक विभाजन की बात करें तो छत्तीसगढ़ भौगोलिक विभाजन करेंगे तो छत्तीसगढ़ भारत में जो 4 बड़े क्या हैं हिस्से हैं। और भौगोलिक विभाजन को समझने के लिए एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति देखेंगे भारत में, ठीक है, तो पहली बात तो कहाँ पर है, मध्य पूर्व में है। दूसरी अगर प्राकृतिक रूप से, ये तो हो गया आपका कि एक डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, दिशा के हिसाब से मध्य पूर्व में। अगर छत्तीसगढ़ की अवस्थिति भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक विभाजन के अनुसार देखा जाए तो किसके आता है, प्रायद्वीपीय पठार में आता है, ठीक है। किस में आता है, प्रायद्वीप पठार में आता है, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, पहले तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी ही होगा यहाँ पर द्वीप, है ना, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरे सॉरी, जो जो पॉइंट बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्या है, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अगर हम लोग भारत के नक्शे में इसी चीज को समझें, एक अलग से बना के आपको बताता हूं, थोड़ा सा भौगोलिक दृश्य को देखते हैं ना कि भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ किस तरीके से कहां पर है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ, सॉरी भारत है, तो भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विंध्या पर्वत श्रृंखला। विंध्या पर्वत श्रृंखला के बाद यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बाद अगर नीचे और ऊपर के हिस्से को हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है बुंदेलखंड, इधर आता है मालवा का पठार, ठीक है। ये आता है बघेलखंड, क्या आता है, बघेलखंड। और बघेलखंड में भूपेश बघेल तो रहेंगे ही, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में तभी तो मुख्यमंत्री भाई, ये तो घास बन जाते। इसको पहले बंद करो, ये बड़ा परेशान कर रहा है, ऐसे मुंह में आ जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका बघेलखंड, ये वाला, ठीक है। बघेलखंड के बगल में अगर देखोगे इस तरफ तो कुछ ऐसा विस्तृत होता है छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा सा नहीं है, नाम बस छोटा है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ तक क्लियर है। तो बघेलखंड, बघेलखंड के बगल में क्या है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के नीचे जाओगे तो यहाँ पर दिखता है आपको सोनबेरा पठार, क्या दिखता है, सोनबेरा का पठार, ठीक है। सोनबेरा पठार के अगर इस तरफ देखोगे यहाँ पे तो यहीं पर है आपका अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार, ठीक है। और ये सतपुड़ा का जो सबसे अंतिम हिस्सा है ये है मैकल श्रेणी, ठीक है। क्या है, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, ठीक है। और मैकल श्रेणी के बाद अगर इधर देखोगे इस तरफ तो ये हिस्सा कहलाता है दंडकारण्य, ठीक है। यहाँ पर क्या, सॉरी, मतलब क्या आता है आपका, दंडकारण्य, दंडकारण्य, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पर, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सोनबेरा का पठार, मैकल, अमरकंटक और नीचे दंडकारण्य का पठार। और ये जो बड़ा सा प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये पूरा क्या है, पठारी भूमि के रूप में इस तरीके से विस्तृत है। अब इसी में क्या है, छोटे छोटे कई पठारों में ये विभाजित है। तो इस हिस्से को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंदर यहाँ पर क्या है, कुछ इसी तरीके से देखो, अब ये होगा आपका छत्तीसगढ़, कुछ इस तरीके से बीच में क्या है, छत्तीसगढ़। तो इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। तो भौगोलिक रूप से अगर भारत में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की अवस्थिति कहाँ पर है, पहला मध्य पूर्व, ठीक है, दिशा के हिसाब से मध्य पूर्व। और मध्य पूर्व में किसमें है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है छत्तीसगढ़, ठीक है।
तीसरा चीज अगर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के कौन कौन से हिस्से से छत्तीसगढ़ बना है, और वही हिस्सों को ही समझोगे तो क्या समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप में किस तरीके से विभाजित है। ठीक है, तो देखो मुख्य रूप से 4 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो है आपका बघेलखंड का पठार, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है दंडकारण्य, और बीच का पूरा छत्तीसगढ़ का अपनी एक व्यवस्था है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अपनी व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको कि कुछ ऐसा आपका छत्तीसगढ़ बनेगा। ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा सा मैप बना के कराऊंगा, अभी बस बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेसिक, तो बहुत गंदा बन गया तो रुको अच्छा सा बना देता हूँ, इतना भी गंदा नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ नजर आता है। ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा नजर आता है। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा ऊपर का, ये होता है बघेलखंड का हिस्सा। और जितने लोगों को ये आता है पहले से कोई बात नहीं है ना, अभी धीरे धीरे सीखना है, फिर से एक बार नहीं आता तो अच्छी बात है। ठीक है, और आता भी तो मैं नहीं बताया और क्या है, तो इसमें घमंड नहीं खाना है। ठीक है, ये क्या है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, और छोटा नागपुर का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में हिस्से में आता है, इसको हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया है बस। ठीक है, इसको तो बघेलखंड का हिस्सा मानते हैं। और बघेलखंड का ये कौन सा दिशा में है, देखो बघेलखंड का ये पूर्वी दिशा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ बघेलखंड का हिस्सा है, पर छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा आता है। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड। उसी की तरह ये वाले क्षेत्र को बोलते हैं पाट प्रदेश। पाट प्रदेश, पाट प्रदेश जो कि छोटा नागपुर का एक हिस्सा है। नीचे वाला जो क्षेत्र है ये जो है, ये किसका हिस्सा है, दंडकारण्य। किसका हिस्सा है, दंडकारण्य का हिस्सा है। ठीक है, दंडकारण्य का। और जो बीच का ये हिस्सा बचता है इसको बोलते हैं महानदी का मैदान। ये क्या कहलाता है, महानदी का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, और इसी मैदानी क्षेत्र के किनारे अगर देखोगे तो ये इस तरफ आपका बॉर्डर के पास गरियाबंद और महासमुंद के पास लगेगा सोनबेरा का पठार। इधर अगर देखेंगे तो यहां पर होगा आपका इस तरीके से अमरकंटक का पठार। अब इसी अमरकंटक के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में यहां लगा है इसको बोलते हैं गौरेला पेंड्रा मरवही का क्षेत्र। वहीं आता है पेंड्रा लुरमी का पठार, उसको पेंड्रा लुरमी के पठार के नाम से जानते हैं, पर वो है क्या, अमरकंटक के पठार का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इस तरफ पूरा इसी के साथ साथ इस तरह से विस्तृत होगा मैकल श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी। क्लियर है यहां तक, समझ आ रहा है भौगोलिक रूप से क्या है। तो अगर भौगोलिक रूप से हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये आपके अगर देखा जाए तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, और इसकी स्वयं की भूगोल की बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार के 4 पठारों से मिलकर बना होता है, 3 पठारों से, और उसका एक क्या है, मैदानी क्षेत्र। तो कौन कौन से पठार हैं, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा जिसको बोलते हैं पाट प्रदेश, नीचे है दंडकारण्य, और बीच में क्या है, महानदी, साइड में क्या है, अमरकंटक का पठार, और उसके बाद मैकल श्रेणी। तो इन सब से घिरा हुआ क्या है, एक छोटा सा हमारा अब प्यारा सा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो एक तो भौगोलिक रूप में कि किस किस तरीके से छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्या हो रहा है, अगेन रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, बताते चलो कि छत्तीसगढ़ की अवस्थिति कहाँ पे है, भारत के किस दिशा में, मध्य पूर्व में। ठीक है, तो भारत के हिसाब से देखेंगे तो पहले बात तो मध्य पूर्व में है। ठीक है, दूसरी बात तो अवस्थिति के हिसाब से क्या क्या छत्तीसगढ़ में आपको जानकारी रखना है। ठीक है, पहले अवस्थिति के हिसाब से देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को भौगोलिक अवस्थिति के हिसाब से उसमें आपको क्या क्या जानकारी रखना है। ठीक है, तो अवस्थिति के हिसाब से पहली बात दिशा के रूप में, तो दिशा के रूप में भारत के मध्य पूर्व में है। ठीक है,
अवस्थिति के हिसाब से अगर देखेंगे विश्व में, तो विश्व परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर रहेगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये तो पता ही है, बदल तो जाएगा नहीं, भारत भी वही है। तो भारत को अगर छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो विश्व के हिसाब से कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा पहली बात। ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग अक्षांश और दशांतर की बात अभी देखेंगे बाद में, पर फिर भी बता रहा हूँ कि अक्षांश में क्या होगा? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर रेखाओं में होगा। इधर देख, वहाँ नीचे नहीं है कुछ, पिटाई करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बदमाशी किए तो फिर छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी में सबसे अच्छा भूगोल पढ़ोगे, पहले बता रहा हूँ, और इस 2 महीने के बाद जीवन में कहीं भूगोल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पहले बता रहा हूँ। बस सही से सीख लो भारत और छत्तीसगढ़ को एक साथ। ठीक है, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। तो मध्य पूर्व विश्व में क्या है? यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। तीसरी बात, अगर हम लोग इसको भौगोलिक रूप से अवस्थिति को बात करें, दिशा को हटाकर भौगोलिक रूप से, तो ये गोंडवाना भूमि में का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ क्या है? गोंडवाना भूमि में है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ गोंडवाना भूमि के अंदर भारत में, और भारत के किस हिस्से में है? प्रायद्वीपीय पठार में है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का कौन कौन सा हिस्से में आता है छत्तीसगढ़? तो पहली बात, प्रायद्वीपीय पठार के जो लघु पठार है या क्षेत्र है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ 4 क्षेत्रों में विभाजित है। इसी पठार में छत्तीसगढ़ जो है वो 4 क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है ना, 4 क्षेत्रों में विभाजित। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन सा आएगा? पहला, पूर्वी बघेलखंड बोला करो, पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड। दूसरा क्या है? वेरी गुड, छोटा नागपुर का पठार, और उसका जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में लगता है उसको क्या बोलते हैं? पाट प्रदेश। ओके, तीसरा अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को, उसमें क्या आएगा? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार, क्लियर है। और चौथा हिस्सा कहलाता है महानदी का मैदान। महानदी का मैदान। यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का? तो इसको लिखो पहले यहां तक। ठीक है, यहां तक पहले थोड़ा सा लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज बताया था आपको मैंने, आकृति। छत्तीसगढ़ की अगर आकृति देखेंगे तो कैसा है? समुद्री घोड़े के समान। ठीक है, लिखो, जो बता रहा हूं लिखो। छत्तीसगढ़ एक विविध भौगोलिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ एक विविध भौगोलिक प्रदेश है, विविध भौगोलिक प्रदेश है, जहां भौगोलिक विविधताओं के रूप में विभिन्न भौगोलिक विविधताओं के रूप में विभिन्न विभिन्न नदियां, ब्रैकेट में नाम लिख लो, महानदी, शिवनाथ, अरपा, मांड, मनियारी। महानदी, शिवनाथ, अरपा, मांड, मनियारी, ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा। पर्वत श्रृंखला, ब्रैकेट में लिखो, बैलाडीला, मैकल, चांगबखार, रामगढ़, फिर आदि, फिर क्लोज ब्रैकेट। तो भौगोलिक रूप से क्या दिखता है हमको? बहुत सारे नदी हैं, बहुत सारे क्या हैं? पर्वत हैं, कॉमा, घाटी है ना। घाटी में लिखोगे केशकाल, ठीक है। केशकाल के बाद लिखो लोरो, कुर्दर आदि, फिर ब्रैकेट क्लोज। केशकाल, लोरो, कुर्दर।
कुर्दर घाटी बिलासपुर में है। ठीक है, कराऊंगा ना सारा, कुर्दर आदि। इस साल जो प्रश्न आएगा मैं देखो उधर घुमा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लो। इधर जो बोल दिया मतलब वो प्रश्न आ गया, इसलिए याद रख लेना। ठीक है, देखना एग्जाम में कुर्दर घाटी आएगा। पिछले साल 100 बार बोला था मधेश्वर पर्वत आएगा, वही आया था। इधर बोल रहा हूँ कुर्दर घाटी आएगा, कुर्दर घाटी आएगा, पकड़ के रखना इसको। ठीक है ना, फेमस है ये, बहुत फेमस हो रहा है। या तो कुर्दर या तो उसके ऊपर का एक और जगह है केंदा, केंदा घाटी, लिखाऊंगा उसके बारे में, केंदा घाटी के बारे में भी। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया केंदा घाटी, अचानक से पूछ लेगा। ठीक है, केंदा घाटी पेंड्रा रोड में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, फेमस घाटी, बहुत सुंदर सा है। अच्छा, घाटी, घाटी के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा। ठीक है, घाटी के बाद और क्या है भौगोलिक रूप में? जलप्रपात। जलप्रपात, एक परिचय कर रहे हैं ना, एक भौगोलिक परिचय। कभी क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, तो यही तो बताओगे। तो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि भौगोलिक परिचय कैसे बताना होगा। ठीक है, जलप्रपात ब्रैकेट लिखो, चित्रकूट, चित्रकूट, तीरथगढ़, मकरभंज, मकरभंज, हांदावाड़ा, हांदावाड़ा आदि। फिर क्लोज करो ब्रैकेट को। और लिखने का देखो तरीका भी सीखो। तो अभी आप लोग को मैं लिखा रहा हूं, तो इसमें जो लिखने का तरीका है वो भी सीखो। क्या सीख रहे हो लिखने का तरीका? कि हमने नदी लिखा, नदी के बाद हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया कॉमा करके। जब हम पढ़ते हैं, आपको ये सब पता है ना, ये बेसिक लैंग्वेज की कैसे पढ़ते हैं। एक सेंटेंस को अगर हम पढ़ रहे हैं फिर कॉमा लगा है, मतलब वो सेंटेंस वहाँ से ब्रेक हो गया है, पर वो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। अभी जब तक पूर्ण विराम न लगे पूरा खत्म नहीं होता है, केवल उसमें बदलाव है, वही सेंटेंस आगे चल। तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं कि विविध भौगोलिक है, जैसे कि नदी, तो नदी के बाद सब चीज़ को मैंने ब्रैकेट में लिखा, फिर कॉमा करवा दिया, मतलब नदी के बाद अगला क्या है। तो जैसे कि नदी, पर्वत, पहाड़, मैं तो यही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कि नदी है, पर्वत है, घाटियाँ हैं, लेकिन नदी के साथ साथ उदाहरण देते चला हूँ। तो ये लिखने का एक तरीका है, लेखन शैली को भी ऐसे बनाना है, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि नदी फिर उसके साथ 5 नदी के नाम लिख के कॉमा किए हैं, वो गलत तरीका होता है लिखने का। या तो ऐसे लिखो या तो फिर एक का उदाहरण दो केवल, समझ आ रहा है? तो नदी है, पर्वत है, घाटी है और जलप्रपात। ठीक है, मैदानी क्षेत्र, या ऐसे लिखो कि उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। ब्रैकेट में लिखो शिवनाथ महानदी द्वाब, शिवनाथ महानदी द्वाब क्षेत्र, बिलासपुर का मैदान आदि। अगला पैराग्राफ, भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़, भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ एक वृहद राज्य है, एक वृहद राज्य है जहाँ पे विभिन्न उपजाऊ मिट्टियाँ, विभिन्न उपजाऊ मिट्टियाँ, ब्रैकेट में लिखो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, विभिन्न उपजाऊ मिट्टियाँ, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी आदि। क्लोज द ब्रैकेट कॉमा। खनिज युक्त शैल या चट्टान, खनिज युक्त चट्टान, खनिज युक्त चट्टान। छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा ना? खनिज युक्त चट्टान ब्रैकेट में लिखो, इसमें लिखो ऐसे करके धारवाड़। अब देखो इसमें मैंने 2 चीजें एक साथ बोला, खनिज युक्त चट्टान, तो धारवाड़ डैश डैश लौह एस्क, फिर कॉमा करो। समझ आ रहा है कैसे लिखते हैं? लौह एस्क, फिर कॉमा करो, फिर लिखो कडप्पा चट्टान या कडप्पा, कडप्पा का ड अधप्पा पाम्या की मात्रा, कडप्पा। चूना पत्थर डैश करके चूना पत्थर, कॉमा गोंडवाना कोयला आदि। तो क्या क्या लिखे पहले हम लोग? छत्तीसगढ़ एक वृहद भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, उसके बाद
खनिज युक्त चट्टान, है ना, खनिज युक्त चट्टान, फिर उसके बाद कॉमा करो ब्रैकेट क्लोज करके, एवं वनों से आच्छादित यह राज्य जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ वनस्पति विविधताओं में विभिन्न यहाँ की वनस्पति विविधताओं में विभिन्न पेड़ पौधे जैसे कि, देखो ये तीसरे एक नए तरीके से लिखवा रहा हूं उसको, जैसे कि आंवला, हर्रा, बहड़ा, साल, सागौन, आंवला, हर्रा, साल, सागौन, खैर, मूसली इत्यादि पाए जाते हैं। तो वहीं इस प्रदेश में विभिन्न जंगली जानवर जैसे कि तेंदुआ, बाघ, हाथी, भालू, वन भैंसा, आदि भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो कितना कुछ हमारे राज्य में, नदी है, पहाड़ है, घाटियां हैं, जलप्रपात है, जैव विविधता के लिए हम लोग कितने ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है जिससे हम बहुत बड़े कृषि प्रधान देश हैं। अगला पैराग्राफ लिखो इसी चीज को। एक अनुकूलित वातावरण जल की उपलब्धता एवं उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता इस राज्य को एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में पृथक पहचान दिलाती है। राज्य के रूप में पृथक पहचान दिलाती है। राज्य के रूप में एक पृथक पहचान दिलाती है। एक पृथक पहचान दिलाती है। इस राज्य में विभिन्न प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। और यहाँ सबसे बृहद क्षेत्र में धान का उत्पादन होता है, जिससे इस राज्य को धान के कटोरे की संज्ञा भी दी जाती है। धान के कटोरे की संज्ञा भी दी जाती है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं हम लोग चीज़ों को जो पढ़े हैं उसके हिसाब से और कुछ लिखने के लिए। लिखोगे, ठीक है। अब उसमें एक हेडिंग बनाइए, विश्व एवं भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़। विश्व एवं भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़। ठीक है, लिखो उसके अंदर छत्तीसगढ़
प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जो कि विश्व के नक्शे में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यह राज्य भारत का 26वां राज्य है। यह राज्य भारत का 26वां राज्य है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां कि 9वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत में छत्तीसगढ़ मध्य पूर्व क्षेत्र में अवस्थित है। और एसपी चटर्जी जी के अनुसार जा सकते हैं एसपी चटर्जी जी के प्रायद्वीपीय पठार के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो एसपी चटर्जी ने क्या किया है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 8 भागों में विभाजित किया। उस 8 भागों में छत्तीसगढ़ जो है वो पूर्वी पठार का हिस्सा आता है। ठीक है, तो याद रखना इस लाइन को, कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एसपी चटर्जी के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ किस पठार में अवस्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी हिस्से में, इसको बोलते हैं पूर्वी पठार में अवस्थित है। इससे क्लियर है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी पठार में है। ये ईस्टर्न प्लेट्यू बोला जाता है उसको। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू अलग होते हैं, इसको ईस्टर्न प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, मध्य में नहीं है, याद रखना है इसको। अलग अलग जगह में कहीं पर उसको मध्य में दिखाएगा, कहीं पर पूर्व में। एसपी चटर्जी के नाम से पूछेगा तो पूर्वी पठार। क्लियर है? ओके, फुल स्टॉप। आगे छत्तीसगढ़ उत्तर में पूर्वी बघेलखंड एवं पाट प्रदेश तथा दक्षिण में दंडकारण्य पठार के हिस्सों से बना है। इन समस्त पठारों के मध्य में एक वृहद उपजाऊ मैदान है, जिसे महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्षण अपर्दन एवं जमाव से बनाया गया है। क्षण अपर्दन एवं जमाव से बनाया गया है। इस मैदान को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है या महानदी का मैदान। इस मैदान को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखना, महानदी का मैदान भी छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है, महानदी का मैदान।
क्लियर है? गुड। इसके बाद लिखोगे छत्तीसगढ़ की आकृति। छत्तीसगढ़ की आकृति, ऐसे साइड हेडिंग बनाओ, लिखो उसके अंदर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ देखने में समुद्री घोड़े सा प्रतीत होता है। समुद्री घोड़े सा प्रतीत होता है। समुद्री घोड़ा ब्रैकेट में लिखना है हिप्पोकैम्पस, HIPPOCAMPUS। समुद्री घोड़े सा प्रतीत होता है। ठीक है, मैं संस्कृति वगैरह के बारे में यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो उसको भी लिखवा दूँ। समुद्री घोड़े सा प्रतीत होता है। ठीक है, एक हेडिंग बनाओ, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक चिन्हारी। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक चिन्हारी, कि छत्तीसगढ़ को भौगोलिक रूप से किस किस चीज से जाना जाता है, उसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है भौगोलिक रूप से। ठीक है, बाकी अब फिर सब चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल लिखवा रहा हूं फैक्चुअल जैसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक चिन्हारी में कौन कौन से चिन्ह आते हैं? तो पहला, ऐसे बिंदुवर लिखोगे, बिंदुवर। ठीक है, ऐसे या तो ऐसे लिखो, पहले एक लाइन लिखो, एक वृहद भौगोलिक क्षेत्र, एक वृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ छत्तीसगढ़ अपनी अपनी विविध भौगोलिक स्थलाकृतियां, विभिन्न भौगोलिक स्थलाकृतियां, मनोरम पर्यटन क्षेत्र, देख रहे हो हिंदी ऐसे निकाल रहे ना, मनोरम पर्यटन क्षेत्र, अनुकूलित वातावरण इत्यादि के लिए प्रख्यात है, इत्यादि के लिए प्रख्यात है। इस समस्त भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, जैसे कि पहला, अब इसका बिंदुवार लिखते चलेंगे। पहला, मैन पार्ट, मैन पार्ट लिखो उसको, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला। दूसरा, फूलों की, ऐसा से लिखो, फूलों घाटी, केशकाल, केशकाल घाटी, फूलों की घाटी। छत्तीसगढ़ में दो फूलों की घाटी, एक केशकाल, दूसरा लोरो। क्या बोल रही है ये? बिंता घाटी फूलों की घाटी नहीं कहलाती, ये कहलाती है लोरो। लोरो कहां पर है? जसपुर में है ना। केशकाल घाटी कहां है? कोंडागांव में है। ठीक है, लिखे। इसके बाद लिखोगे बुका, बुका छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। इधर सब दिखाता हूं मैं आपको आज, एक लघु विश्व दिखाता हूं। देखो, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, बुका। बुका कहां पर है? कोरबा में है। अभी वो सब मैप में बना लेंगे, ठीक है, पहले लिख लो एक बार, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। अरे मतलब जलवल है वहां पर और वातावरण वैसा है, देखने में अच्छा लगता है, द्वीप जैसा है, मॉरिशस जैसा है ना। ठीक है, समुद्र जैसा है तो समुद्र के बीच में द्वीप जैसा, तो उसको बनाया गया है बुका को, इतना सुंदर। बुका के बाद देखो गंगरेल, छत्तीसगढ़ का गोवा। अब ये क्यों फेमस है मत पूछना। हाँ, ठीक है, जल क्रीड़ाओं के लिए, खेल
ठीक है ना। तो क्या है आपका, वहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स चालू किए गए हैं। गंगरेल छत्तीसगढ़ का सन्ना, अब तो हद ही पार हो जाएगी, सन्ना, सन्ना जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, ठीक है, उधर स्विट्जरलैंड जाना है किसी को चले जाओ। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड यूरोप में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? सन्ना। इसके बाद लिखोगे चैतुरगढ़, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर। उसके नीचे लिखोगे लाफागढ़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी, या इसी को बोलते हैं विष्णु काशी, छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी एवं विष्णु काशी। फिर लिखोगे खरौद, खरौद क्या है? छत्तीसगढ़ का शिवकाशी। आरंग, आरंग को क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर, आरंग मंदिरों का शहर। रतनपुर टंकियों का शहर, या सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर? जलाशय, तालाब। तो तालाबों की नगरी या टंकियों का शहर, दोनों बोलते हैं। तालाबों की नगरी या टंकियों का शहर। तालाबों की नगरी, ठीक है ना। दंडकारण्य, साल वनों का द्वीप। दंडकारण्य क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप। बिंता घाटी, दंडकारण्य का कश्मीर। ये क्या चल रहा है? बिंता घाटी दंडकारण्य का कश्मीर, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात, भारत का नायग्रा, सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का ये, भारत का नायग्रा, भारत का नायग्रा चित्रकूट। हुआ क्लियर? ये एकदम बेसिक लेवल पे भी आज हम लोग परिचय ले रहे हैं, पहले परिचित हो जाते हैं। क्या होता है, पहले हम लोग जाते हैं किसी के घर, मिलते हैं, जैसे परिचय बढ़ाते हैं, बताइए ऐसा ऐसा क्या है, फिर घुस ही जाते हैं घर में। फिर अंदर रूम में वो ले जाता है, फिर अंदर रूम में बोलता है कि बेटे लोग साथ खेल लो हमारे, फिर जो उसके बेटे को पीट के निकलते थे बाहर। तो अभी वैसे ही है, अभी हम लोग घर के अंदर घुस रहे हैं, बाद में भूगोल को पूरा पीटेंगे, ठीक है ना। और जो पीट के बाहर निकलेंगे तो सब कुछ हमको क्या होगा, एकदम समस्त रूप में याद रहेगा, ठीक है ना। अभी वो समझना है छोटे 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 को, ठीक है। चलो एक छोटा सा नक्शा बनाना सिखाता हूँ, जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके नक्शे में जितने भी क्षेत्र बताए हों इन सभी क्षेत्रों को वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो दो नक्शा बना रहा हूँ, दोनों को अच्छे से बनाना सीखो। एक भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ देखेंगे और एक फिर छत्तीसगढ़ को अलग से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग भारत पे छत्तीसगढ़ को देखना चाहें तो उसको अब पूरा मत बनाना, आधा ही नक्शा बनाना, ठीक है। ठीक है, तो ये एक भारत का नक्शा है। तो भारत के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ को देखेंगे। देखो आपको पता है यहां से बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, बताया था। तो यहां से जाती है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। अब इसी कर्क रेखा के पास अगर देखोगे तो यही कर्क रेखा के पास से छत्तीसगढ़ से गुजरती है कर्क रेखा।
एक्चुअल में देखोगे तो थोड़ा अंदर की ओर ऐसा है छत्तीसगढ़। ऐसे कुछ है। ऐसा कुछ वहां पर आता है, एकदम सीधा नहीं खड़ा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा है, ठीक है, और उसके बाद सीधा करोगे तो बात अलग है। तो यहाँ पर कहीं पर क्या आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में देखोगे, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये तो यहाँ से इसको बोलते हैं रिहंद बेसिन, ठीक है। इस क्षेत्र से उत्तर की ओर क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुछ इस हिस्से से इधर लगा होता है मध्य प्रदेश, बालाघाट का रीजन वहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद ये वाला हिस्सा है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद अगर देखोगे तो इस रीजन में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इधर आता है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद देखोगे इधर आता है आपका झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड यहाँ बीच में ऐसा इस तरीके से रहेगा, फिर उधर पश्चिम बंगाल वगैरह लगेगा, ठीक है। बनाओ इसको, बनाइए इसको फटाक से। छत्तीसगढ़ बनाओ, इधर बनाओ ऊपर उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बना सभी से, फटाक से बनाइए, चलो। लिखवाते भी चलूंगा, बनवाते भी चलूंगा, दोनों काम करते रहना है, एकदम इंगेज करके पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा फास्ट बनाओ, एकदम सो के नहीं बनाना है। हो गया, आगे बढ़ू, कहाँ से बढ़ू, पेन ही चल रहा है अभी तक। इधर आपका हुआ, पीछे बना लो, बना लो। हो गया, चल। अब यहाँ पर हम लोग इस छत्तीसगढ़ के नक्शे को यहाँ पर सीखेंगे बनाना, ठीक है। सबको ऐसे पता ही होगा। तो छत्तीसगढ़ को अगर देखोगे तो सबसे पहले देखो ये लाइन, और उसके बाद इसको ऊपर, ऊपर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि आपको इससे पता चले कि रिहंद बेसिन किससे नीचे आता है, कन्हार से। सबसे ऊपर में कन्हार का क्या है, कन्हार बेसिन है, कन्हार बेसिन के नीचे रिहंद बेसिन है। चलो जो नए आए हैं बनाओ, अब बाकी लोग को पता भी है लगभग, बनाओ इतना, साथ साथ बनाते चलो, छत्तीसगढ़ तब बनाना सीखोगे। बनाए इतना, गुड।
इसके बाद इसको इधर से ये वाला जो बिंदु है इसको कुछ ऐसा बाहर की ओर लाते हुए ऐसा कर दो। मतलब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ जैसे दिखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम आप सब दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा बना दो, लेकिन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ दिखिए, ये छत्तीसगढ़ नहीं है। कई लोग ऐसा बना देते हैं, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, अंडा है। सही तो अंडा ही तो है, और क्या है। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा तो लगे कि है छत्तीसगढ़ बराबर, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, कम से कम थोड़ा तो छत्तीसगढ़ लगे ना, एकदम से भी घटिया नहीं बनाना है। बना लिए, जिला बना लोगे इसके अंदर सभी, इधर नहीं बना पाओगे, बाकी लोग आपसे बनेगा जिला पक्का। चलो फिर भी बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, छत्तीसगढ़ जो है इसको कुल 5 इसमें से क्या है संभाग हैं। सुनो अच्छे से, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग हैं? 5। अच्छे से सब बोलते रहना। सबसे ऊपर ये संभाग क्या कहलाता है? अरे सो जाओ, तुम 5 के बराबर तो मेरा अकेले का आवाज जा रहा है, थोड़ा बोलना है, साथ देना है ना, सोते नहीं रहना है। तो सबसे ऊपर कौन संभाग आता है? वेरी गुड। इसके बाद सबसे नीचे ये कौन सा संभाग है? ओके। इसके बाद यहाँ बीच से काटेंगे तो ये कौन संभाग आएगा? बिलासपुर के बाद अगर मैं इसको इस तरीके से काटूं तो कौन संभाग आएगा? ये वाला। और वो क्या है? तो बनाओ इसको फटाक से। सबसे ऊपर सरगुजा संभाग, उसके बाद बिलासपुर, उसका इधर दुर्ग, यहाँ पे रायपुर, और नीचे दंडकारण्य, और ये बोल सकते हैं उसको बस्तर संभाग। दंडकारण्य नहीं, बस्तर बोलते हैं। बना सभी से? गुड। अब एक एक करके सारे संभाग में जिलों का गठन करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो दंडकारण्य ये है, दुर्ग जो है, दुर्ग को अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ से एक लाइन और खींचोगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो दिख रहा है दुर्ग का, इसको 3 छोटे हिस्सों में बांट दो, बराबर हिस्से में, ठीक है। अब जिलों का नाम तो पता होगा, मैं बताते हुए चल रहा हूँ, और बाकी लोग उसको देखोगे अपने बाद में, है ना। 1 2 3। तो जो सबसे ऊपर का जिला है इसको बोलते हैं बेमेतरा। बीच में जो आता है ये क्या है? दुर्ग। उसके नीचे वो क्या है? बालोद, ठीक है। इसके बाद यहां से इस रेखा से वो रेखा नीचे होगी, वो उसको टच नहीं करता। ये होता है मोहल्ला मानपुर, मोहल्ला मानपुर और चौकी, मोहल्ला मानपुर चौकी, ठीक है। उसके बाद यहां से आएगा राजनंदगांव, राजनंदगांव, ठीक है। तो चौथा क्या है यहाँ पर? मोहल्ला मानपुर चौकी। 5वां है राजनंदगांव। थोड़ा सा फास्ट रहना, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे इसको तो ये यहाँ से फिर से ब्रेक होगा, और ये ऊपर वाला कहलाएगा खैरागढ़। ये कहलाएगा खैरागढ़ छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है। और गंडई, और इसके ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कवर्धा, कवर्धा। क्लियर है? तो दुर्ग में अगर देखोगे तो टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, मोहल्ला मानपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, और उसके ऊपर कवर्धा। क्लियर है? ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस क्षेत्र में। आप लोग मत मिटाना उसको, उसको बना लेना, उस हिसाब से अरेंज कर लेना बस, नहीं तो पूरा मैप काट दोगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर अगर देखोगे तो डायरेक्टली ये आपका बलौदा बाजार, ठीक है। उसके बाद ये होगा आपका रायपुर, ठीक है। ये है गरियाबंद और नीचे है धमतरी। रायपुर और बड़ा है लेकिन चलो अभी नक्शे में छोटा बना है,
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बलौदा बाजार, उसके नीचे क्या है, रायपुर, रायपुर के नीचे 7 था या 8 9 10, धमतरी, धमतरी किधर क्या है, गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद। और यहाँ पर एक नया जिला बनाया गया है, वो रायपुर संभाग में नहीं है तो बिलासपुर में आता है, ये कौन सा है, भिलाईगढ़ सारंगढ़, भिलाईगढ़ सारंगढ़। अच्छा महासमुंद रह गया ना, सॉरी, ये बीच का क्या है, महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। तो क्या क्या बनाएंगे, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ऊपर है भिलाईगढ़ सारंगढ़, भिलाईगढ़ सारंगढ़, ठीक है। बना सभी से, बनाओ बनाओ बनाओ। क्लियर है। उसके बाद देखो इस, ये जो बलौदा बाजार है, यहाँ से पहले एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे, ये होगा मुंगेली, ये कहलाता है मुंगेली। कहाँ से खींचना है, बलौदा बाजार से। तेरवा जो है ये है मुंगेली। इसके बाद यहाँ बीचों बीच से कुछ इस तरीके से एक लाइन बनाओगे, देखो ऊपर जाके टच होगा, बॉर्डर में नहीं, बीच में, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसा, ये जो है ये है 14 गौरेला पेंड्रा मरवही, और ये जो 15 है ये क्या है, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवही और बिलासपुर। क्लियर है सभी को। फिर यहाँ से एक सीधी रेखा लेंगे और कुछ ऐसा इसको जोड़ देंगे, ये होगा 16वां राज्य, यहाँ 16वां जिला कोरबा, ठीक है। उसके बगल में यहाँ 17 है, ये क्या है, रायगढ़, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से बलौदा बाजार से टच मत करना, यहाँ ऊपर से ऐसा, ठीक है। तो ये 18 जो है ये शक्ति, और जो 19 है वो क्या है, जांजगीर चांपा, शक्ति और जांजगीर चांपा। क्लियर है यहाँ तक। एक छोटा सा परिचय दे रहा हूँ बस आपको आज मैं, है ना, शक्ति और जांजगीर चांपा, पक्का, गुड। अब इसके बाद कोरबा को पकड़ना है, और कोरबा से क्या करना है, कुछ लाइन खींचना है, एक लाइन यहाँ पे, दूसरा लाइन यहाँ पे, और तीसरा लाइन ऐसा कुछ। ठीक है, तो कोरबा से ही देखो ये 3 लाइन आ रहे हैं ना, और एक कोरबा से रायगढ़ की ओर जाएगा। बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अच्छा 20वां, ये तो 20 हो गया ना। उसके बाद उसके बगल में क्या है, ये कोरिया, 22 क्या है, सूरजपुर, 23 क्या है, बलरामपुर, 24 जसपुर, और 25 सरगुजा। फिर से रिपीट करता हूँ, 20 क्या है, भरतपुर, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। उसके बगल में जो आता है 21वें नंबर में लिखा हुआ क्या है, सूरजपुर, सॉरी कोरिया, कोरिया के बगल 22 में क्या है, सूरजपुर, 23 क्या है, बलरामपुर। खा पी के नहीं आएंगे बलरामपुर, अरे थोड़ा जान लगाओगे, है कुछ दिखाओगे ऊर्जा मेरे को कि सुस्त रहोगे, ठीक है, बलरामपुर। उसके बगल में क्या है, और जसपुर के बगल में क्या है, सरगुजा। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग नीचे, ठीक है। नीचे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ऐसा बनाओगे, ये क्या है, कांकेर, क्या है, कांकेर। फिर यहाँ से एक लाइन सीधा, और इसको ऐसे बांटोगे 2 हिस्से में, ठीक है। ये कहलाएगा नारायणपुर, और ये क्या कहलाएगा, कोंडागांव। उसके बाद इस पॉइंट से एक सर्कल, ये सर्कल क्या है, दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा के बाद इधर जाएंगे तो बीजापुर,
बीजापुर के बाद इधर जाएंगे तो सुकमा, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, बस्तर। तो 32 कैसे हो रहा है, कुछ गलत कर दी कहीं क्या, कौन सा काम हो गया कि गिनती में गलती हुआ है, कहीं बीच में काट वो होगा, ठीक है। टोटल कितने हैं, 33 हैं, कहीं बीच में एक जगह 2 बार लिखा गया होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा 13 2 बार हो गया ना, ये 13, ये इसको 14, ठीक है कोई बात नहीं, इसको 33 लिख लो। महासमुंद जो अलग से बना उसको 33 कर लो, 13 2 बार लिखा है, तो टोटल कितने हैं, 33 जिले। अभी बनेगा, आपको आया समझ, गुड, ठीक है। अभी नहीं 33 जिलों के हिसाब से भी हम चलेंगे, नक्शे के ऊपर और भी बात करेंगे, है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलो अब इसी में अगर देखते हैं तो ये क्या था, छत्तीसगढ़ का एक बेसिक नक्शा, और छत्तीसगढ़ का जो कि भारत के अंतर्गत देखेंगे तो राज्य दर राज्य कैसा आएगा, इसको बोलते हैं कौन सा नक्शा, राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप के हिसाब से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, अभी भौगोलिक नक्शा दिखाता हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप में वो कुछ ऐसा है, और अगर यहाँ ऊपर से देखोगे तो ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, ये कौन सा बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये किसका बॉर्डर है, झारखंड, ये झारखंड का बॉर्डर है, ठीक है। सुकमा में यहां पर देखोगे तो ये किसका बॉर्डर लगेगा, उड़ीसा का बॉर्डर है, ठीक है। यहां पर ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश, अभी बताया आपको, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद यहां पर देखोगे बीजापुर तक, तो ये क्या है, तेलंगाना, ठीक है। फिर ये यहां पर क्या आएगा आपका, राजनांदगांव, राजनांदगांव तक ये क्या है, महाराष्ट्र, और इसके बाद यहां देखेंगे तो क्या है, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ को अगर देखोगे तो ये इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो पॉलिटिकली रूप में छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बना के इधर लिखो, इसको पूरा लिखो, चलो है ना, लिखोगे छत्तीसगढ़, वहीं पर इस नक्शे के नीचे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राजनीतिक रूप से 7 राज्यों से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ राजनीतिक रूप से 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वो 7 राज्य से कैसे घिरा हुआ है ये उसको भी देखते हैं, देखो यहां से अच्छे समझना। अच्छा मैं कलर चेंज करता हूं पहले, तो ये वाला कलर लेते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो 7 राज्यों से घिरा है, उसमें सबसे पहला क्या होगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, लिखते चलो, उत्तर में उत्तर प्रदेश। देखो छत्तीसगढ़ को अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का उत्तर यहीं से आएगा, ये इस नक्शे में देखो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दक्षिण प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का सीधा दक्षिण देखेंगे तो क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कई किताबों के महारथियों ने इतना गलत भी किया, क्या बताऊं मैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, ये कौन सी दिशा होता है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में झारखंड, दिशा तो पता है ना, हाँ, उत्तर पूर्व में झारखंड। ये देखो उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर पश्चिम और कुछ हद तक पश्चिम में भी आता है, तो लिखेंगे उत्तर पश्चिम और पश्चिम में मध्य प्रदेश, ठीक है ना। थोड़ा सा पश्चिम का हिस्से को भी कैरी करता है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पश्चिम पे अगर यहां से देखोगे, देखो तो पश्चिम पे, पश्चिम में क्या है, पूरा महाराष्ट्र। एमपी थोड़ा सा पश्चिम तक आता है लेकिन उत्तर पूर्व है, ये क्या होगा, महाराष्ट्र। पश्चिम में क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में क्या है, उड़ीसा। पूर्व और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा। कई किताबों में लिखा होगा दक्षिण पूर्व में कोई राज्य नहीं आता है, तो क्या वहां पर हवा है, नहीं बताओ ना, क्या वहां हवा है क्या,
मतलब ये महारथी लोग जो किताब लिखे हैं, कुछ भी लिखते हैं यार, और फिर बच्चे बेचारे एग्जाम में नहीं फेल हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य लगता है? कोई सा राज्य नहीं लगता। अरे कोई सा नहीं लगता तो फिर हम कैसे घिरे हुए हैं? हम क्या अनंत से घिरे हुए हैं? ब्रह्मांड हमको घेर रखा है क्या? क्या हो क्या रहा है उधर? ठीक है ना, घिराव तो दिख तो रहा है साफ साफ, इतना तो दिमाग लगाओ कम से कम। नहीं दिख रहा है? बताओ यार, साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? पूर्व एवं दक्षिण पूर्व उड़ीसा। और यहां देखोगे दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। तो दक्षिण पश्चिम में एक्चुअल में तेलंगाना और थोड़ा सा महाराष्ट्र भी लगता है। ठीक है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो 7 राज्यों से घिरा हुआ और 7 राज्य के हिसाब से। यहां पर 2 चीज देखने लायक होती है ना, एग्जाम में याद रखना। इधर सुनो मेरी बातों को, नहीं तो पेपर में गलत करोगे क्वेश्चन। बात क्या सुननी है उसको समझो। जरूरी नहीं है प्रश्न जो दिशा मैंने बताया उसी से पूछ ले। प्रश्न ये भी पूछा सकता है किस राज्य के उत्तर में छत्तीसगढ़ अवस्थित है, किस राज्य के दक्षिण में छत्तीसगढ़ अवस्थित है। अभी तो हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसको उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उल्टा पूछेगा तो सीधा टिक मार के नहीं आ जाना है हमारे कॉपी में तो यही लिखा है हम इसी को मानेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी कॉपी में सही लिखा है लेकिन आप गलत कर रहे हो। तो एक और चीज क्या देख सकते हैं आप लोग, इसको भी ध्यान रखना कि प्रश्न को सही पढ़ना है ना। तो दूसरा क्या बनेगा कि छत्तीसगढ़ अगर देखते हैं, हम लोग को बहुत सारा यहाँ मटेरियल है, इसको यूज करते हैं। कौन है? अच्छा, तो छत्तीसगढ़ क्या है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है। झारखंड के किस दिशा में आएगा छत्तीसगढ़? ये उत्तर होता है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम है। उत्तर पूर्व है, ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पूर्व, ये क्या है? उत्तर पश्चिम। यही है। तो छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ अगर यहाँ है तो छत्तीसगढ़ से झारखंड कहाँ है? यहाँ है। तो झारखंड के छत्तीसगढ़ किस दिशा में आएगा? दक्षिण पश्चिम पे। ये कर लोगे, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा, पर पेपर में क्वेश्चन वो सही पढ़ना ना, फट से मार के नहीं आना है। ऐसे होता है ना, अरे इतना आसान है, ये ले, घर आके देखे इतना आसान ये ले ठीक है, ये ले गया, मेरा जीवन ही खराब हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना, मैं बता रहा हूँ। ऐसी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कुछ टफ नहीं आता है, पर हम गलती करके आते हैं और फिर उसके बाद में बाहर आके रोते हैं। हाँ बढ़िया, ठीक है क्लियर हो रहा है? तो सभी को उसके अपोजिट दिशा के हिसाब से भी आप लोग याद रखोगे, लिखवाना तो नहीं पड़ेगा। नहीं तो साइड मार्जिन में होमवर्क है, ये लिख लेना। कॉपी के साइड मार्जिन में ये होमवर्क होगा कि आप सभी राज्यों को लिखोगे कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में वो आते हैं, इसी का अपोजिट। मतलब छत्तीसगढ़ सब राज्य के किस दिशा में आता है। अभी तो हम लोग क्या देखे, हर राज्य छत्तीसगढ़ के किस दिशा में आता है। ठीक है, सीमा संबंधित कुछ और बातें भी करते हैं। ठीक है, सीमा संबंधित और क्या देखोगे? देखो छत्तीसगढ़ में ऐसे 2 जिले हैं, ठीक है ना, 2 जिले हैं जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 2 जिले कौन कौन से? एक है बलरामपुर और दूसरा सुकमा। बलरामपुर देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड तीनों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। तो ऐसे लिख लो उसको बिंदु में। छत्तीसगढ़ के 2 जिले, छत्तीसगढ़ में ऐसे 2 जिले हैं जो 3 राज्यों से सीमा लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे 2 जिले हैं जो 3 राज्यों से सीमा बनाते हैं। मैं पढ़ाने क्या आया था, क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे को नहीं पता ठीक है, नहीं मैं यही पढ़ाने आया था, यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 दिन में छत्तीसगढ़ खत्म कर दूंगा आप लोग का, बोलोगे तो ऐसे एकदम। इतनी सा तो ज्योग्राफी है, भूगोल है छत्तीसगढ़ का, कितना सा भूगोल है। ठीक है, खैर कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो बलरामपुर 3 राज्यों से लगाता है, वो लिख लोगे, ब्रैकेट में लिख लेना 3 राज्यों के नाम। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? सुकमा। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे 2 राज्य हैं जो 2 जिले हैं जो 3 राज्यों से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से हैं? सुकमा और बलरामपुर। अब छत्तीसगढ़ के ऐसे 3 जिले हैं, 3 है कि 4 है देखते हैं। ऐसे 3 जिले देखो, एक कौन सा जिला हो गया? बीजापुर, उसके बाद राजनांदगांव, तीसरा जसपुर। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे 3 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं है, 2 का 3, 3 का 2, और ये लो।
ठीक है ना, 2 का 3, दो राज्यों से सीमा लगाने वाले, सॉरी 3 राज्यों से सीमा लगाने वाले कितने जिले हैं? 2। और 2 राज्यों से सीमा लगाने वाले कितने जिले हैं? 3। अब वो 3 कौन कौन से लिख लो, जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। और कल पूछूंगा फिर मैं, और नहीं बताए तो देख लेना, सर में बाल अपने अपने। मारपीट तो कर नहीं सकता, बाल उखाड़ सकता हूं पर ठीक है, आप लोग को बोलूंगा एक दूसरे खींचो। हाँ ये ठीक पनिशमेंट रहेगा, और जोर से खींचना ना, इसको तो पूरा चंदवा कर देना। सही बता रहा हूँ, पूरा ऐसे नोच लेना। ये ले, क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। इसके बाद एक और चीज है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य से बॉर्डर नहीं लगाते, सीमा नहीं बनाते? ऐसे टोटल 11 जिले हैं अभी। तो छत्तीसगढ़ के 11 जिले, ऐसे लिखो, छत्तीसगढ़ के 11 जिले किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के 11 जिले किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते, ठीक है। अब वो 11 जिले कौन कौन से हैं उसके ऊपर देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूं, बाकी आप लोग उसको देखोगे सिर्फ, ठीक है। बाकी घर में जाके उसको चाहोगे तो लिख सकते हो। तो वो 11 कौन कौन से देखो, एक हो गया सरगुजा, दूसरा कोरबा, तीसरा बिलासपुर, गुड, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा सक्ती, छठवां बलौदाबाजार, सातवां, आठवां दुर्ग, नौवां रायपुर, ठीक है, धमतरी लगा रहा है, 10वां बालोद और 11वां दंतेवाड़ा। तो ये 11 हैं जो कहीं भी बॉर्डर नहीं लगाते, बाकी सबका सीमा लग रहा है। तो ये भी एक चीज याद रखो। बॉर्डर से एक और चीज बताता हूं, ठीक है, कि सबसे छोटा बॉर्डर किसी राज्य के साथ धमतरी में बनता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा बॉर्डर राज्य के साथ कोई भी बनाता है तो वो कौन है? धमतरी। देखोगे छत्तीसगढ़ में सबसे लघु अन्य राज्य से सीमा बनाने वाला जिला है धमतरी। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्य से सबसे लघु सीमा बनाने वाला जिला है धमतरी। क्लियर है? धमतरी लिख लिया सभी ने कि नहीं लिखे? और सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? बलरामपुर, ठीक है। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बलरामपुर। क्लियर है? सबसे लंबी सीमा बलरामपुर। अच्छा, ये कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्टों को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो वो कौन है? उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सीमा रेखा जो बनाता है वो है उड़ीसा। और उड़ीसा कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से सीमा बनाता है उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सीमा भी कौन बनाती है? उड़ीसा। इसको भी लिख लो, छत्तीसगढ़ से सबसे लंबी सीमाएं उड़ीसा बनाती है, ब्रैकेट में कुल 9 जिलों से, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी सीमा बनाती है आंध्र प्रदेश। और फिर एक और लाइन लिखोगे कि छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले विभिन्न राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले विभिन्न राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ये सब क्वेश्चन है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? झारखंड। सबसे बड़ा होगा मध्य प्रदेश और सबसे छोटा होगा झारखंड। उसको भी लिखो, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे छोटा है झारखंड। लिखे सारे? इतने सारे पॉइंट्स बता दिया उन्होंने। ये सब प्री का तो फैक्ट यहीं कवर हो जा रहा है, एक ही क्लास में प्री खत्म, फिर मेंस पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? अब देखो पेपर में जाके ना, अब अगर कि कितने जिले इतना बनाते हैं, ये सब नहीं करना है। वहां पर जाना है, क्वेश्चन आएगा मैप में, मैप बनाओ। मैप बनाना जानते हो?
बना के प्रॉपर गिन के खत्म करो। वहां पर ये नहीं करना कि 3 राज्य 2 राज्य, ये सब नहीं करना है। वहां पर बना के देख लो, ज्यादा अच्छा है कि गलतियां नहीं होंगी। हो सकता है याद करके गए, भूल गए हैं और गलत टिक करके आ गए। तो पेपर के ऊपर ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं लिखवा दे रहा हूं, लेकिन पेपर के ऊपर आपको इसको बना के खुद गिनना, उसमें आपका गलती नहीं होगा कभी भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एक प्रकार से क्या था ये, भौगोलिक रूप में अगर हम देखेंगे, राजनीतिक रूप में, तो छत्तीसगढ़ किस तरीके से अपनी राजनीतिक सीमा रेखाओं को बनाता है और किस तरह से उसका एक सामान्य परिचय में हम उसको समझ पाते हैं कि भारत में उसकी अवस्थिति के अनुसार। ठीक है, इसका आप दूसरा पहलू देखेंगे कि भौगोलिक सीमाओं को किस तरीके से बनाता है और भौगोलिक रूप से वो किस तरीके से बाकी राज्यों से घिरा हुआ है। राज्यों से नहीं, किस किस भौगोलिक प्रदेशों से घिरा हुआ है ना? कितना टाइम हो गया क्या? चलो मैप बना लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे। कल कल कराऊंगा, चलो यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, कल इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे अवस्थिति और विस्तार को भी समझने। तो कल वो 2 चीज़ करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे भारत से। ठीक है ना? चलो हो जाएगा। तो ऐसा कर देता हूँ मैं कि अभी चलो कल तो देखते हैं, उसके बाद 2 दिन या 3 दिन, अच्छा 2-2 दिन करके वो पढ़ाऊंगा इंडिया और 2 दिन छत्तीसगढ़, या 3 दिन भारत 1 दिन छत्तीसगढ़। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख लेंगे और यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब कॉन्सेप्ट के बाहर जो चीज़ें हैं, जैसे ये थोड़ा सा बाहर था, उसको मैंने करा दिया, है ना? चलो फिर मिलते हैं कल। और उसको देखो, अब आपका यहाँ से एक फर्ज बनता है मेरे साथ, क्योंकि मैं देखो 3-3 भूगोल आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ, विश्व, भारत और छत्तीसगढ़। तो मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ कवर कर दूंगा। आप इसको डेली बेसिस में पढ़िए घर जाके, जिंदगी में दोबारा इतना भूगोल पढ़ना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है भूगोल में कंटेंट नहीं, भूगोल में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो आपको नज़र आता है। नहीं, क्या वो नज़र आता है, मैप की बात नहीं कि क्या वो नज़र आता है। अब वो मैप में आ रहा है, कैसे आ रहा है? नदी अगर आपको बहती हुई नज़र आ रही है लिखते समय, तो नदी सही में बह रही है, रेत कम है उधर। और अगर वो दिखना बंद हो जा रहा है, खाली आप ऐसे ही लिख रहे हो आँख बंद करके, आँख बंद करके लिख रहे हो कि इस नदी के बारे में ये रटा है मैंने, तो नदी आपको कभी समझ नहीं आएगी। हमारी नदी पूरी प्रवाह होगी, देखना। ठीक है ना? हमारे पर्वत बिल्कुल ऐसे रहेंगे, बस सही तरीके से सीखते हुए चलना। क्लियर है? आज कुछ तकलीफ हुआ, समझ आया? सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं? वेरी गुड। चलो फिर मिलते हैं कल। आज तो सब आप लोगों